तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आकाश इंस्पायर स्टडी पर। तो आज हम देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट 2। तो हम लोग, जैसे कि आपको पता है कि कुमार गौरव सर के द्वारा जो ब्रह्मास्त्र बेस्ट 4.2 है, मैं उसी को मैं आपको करा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर। तो प्लीज़ यार यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी तरह से आपको, और ये यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी किसी भी एग्जाम के लिए आप ले सकते हो। और यह एनसीईआरटी का प्योर निचोड़ है। जैसा कि आपको पता है कि कुमार सर किस तरह से पढ़ाते हैं, तो मैं उन्हीं की क्लास ले करके फिर हैंड टू हैंड ये लिख करके जब मैं आपको समझाता हूँ। तो चलिए, हम लोग पार्ट 1 में हम ऋग्वेद तक देख चुके हैं। अब हम देखेंगे उपनिषदों को। तो उपनिषद का अर्थ होता है ईश्वर के समीप बैठना। हमारे यहाँ उपनिषदों की संख्या है कुल 108 है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद से एक वाक्य लिया गया है, जैसे सत्यमेव जयते, जिसका उल्लेख ये एग्जाम में बार बार पूछता है कि सत्यमेव जयते का उल्लेख किस उपनिषद से लिया गया है। ये जो यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया था, ये यज्ञ एक टूटी हुई नौका के समान है जिसमें भवसागर को पार नहीं किया जा सकता। तो ये भी एक मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जो किसी ने नहीं पढ़ाया अभी यूट्यूब पर। ये कुमार सर, गौरव सर ने ही पढ़ाया है। इसमें जो है कर्मकांड और यज्ञ की आलोचना की गई है। इसी तरह से हमारा दूसरा है जवालो उपनिषद। जवालो उपनिषद में 4 आश्रमों की व्यवस्था है, जो हमने पहले था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास है। और महाउपनिषद से ही वसुदैव कुटुंबकम का लोगो उल्लेख किया, जो G20 2023 की भारत की थीम थी। अब आ जाते थे हम वेदांगों के, जो वेदों को समझने के लिए बनाए गए हैं। उन्हें वेदों को समझने के लिए वेदांगों की कुल संख्या है 6। ये तो सभी को पता रहता है कि निरुक्त है, छंद है, कल्प है, शिक्षा है, व्याकरण है, ज्योतिषी। लेकिन यह मैंने एक लोगो बनाया है, जैसे कि कान किसी को निरूपित करता है तो वो है निरुक्त को, हाथ जो है वो कल्प, हाथ कल्प को कहते हैं, पैरों को छंद, और नाक को शिक्षा, और मुख को व्याकरण, और आंख को ज्योतिषी कहा जाता है। अब आ जाते हैं हम वेदों के उपवेद। तो देखिए, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। इसके रचयिता हैं धन्वंतरी। जो है इसमें जो है दबाव के बारे में, ये चिकित्सा संबंधी है। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। इसके रचयिता हैं विश्वकर्मा, जो वास्तुकला से संबंधित है। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद। इसके रचयिता हैं भरत मुनि, ये संगीत से संबंधित है। और यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, जो युद्ध संबंधी शिक्षाओं को बताता है। और इसके रचयिता हैं विश्वामित्र। तो हम लोग कैसे याद करेंगे? धन, यानी सबसे बड़ा मित्र कौन है? विश्व में सबसे बड़ा मित्र है धनु, तो ये विश्वामित्र हो जाएंगे धनु। और विश्वकर्मा, जैसे कि विश्वकर्मा ने शिल्प, यानी कि एक कलाकारी है जो विश्वकर्मा शिल्पवेद। इसी तरह से हमारे 6 दर्शन हैं, इसे 60 दर्शन कहते हैं। सांख्य दर्शन कल्प मुनि द्वारा दिया गया है। योग दर्शन पतंजलि के द्वारा, ये बाबा पतंजलि नहीं है। न्याय दर्शन अक्षपाद गौतम के द्वारा। वैशेषिक दर्शन जो परमाणु शिक्षा से संबंधित है, ये महर्षि कनाद द्वारा। मीमांसा सूत्र या पूर्व मीमांसा जैमिनी द्वारा। उत्तर मीमांसा जैसे वेदांत, जो वेदों के अंत में दिया था, ये बादरायण ने दिया है। इसी तरह से आ जाते हैं हम साहित्य को समझने के लिए। आगे हमारी कड़ी है, वो है साहित्य। इतिहास को समझने के लिए अब हम साहित्य दो देखेंगे कि साहित्य कहाँ से ली है। तो सबसे पहले हमारा जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगमक कहा जाता है। ये प्राकृतिक भाषा में है। कल्पसूत्र और भगवती सूत्र, ये 2 जैन ग्रंथ हैं। कल्पसूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु, और भगवती सूत्र के रचयिता हैं सुधर्म स्वामी।
इसी तरह से बौद्ध साहित्य में जहाँ तक कथाएं जो भगवान बुद्ध की पुनर्जन्म की कथाएं हैं, इन्हें जो है बुद्ध साहित्य में ही त्रिपिटक है, जैसे कि सुक्त पिटक ये आनंद ने लिखा था महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का इसमें वर्ण है। विनय पिटक उपाली ने लिखा था बौद्ध संघ के नियम, और अभिधम्म पिटक मोगली पुत्र तिस्त ने लिखा था बौद्ध भिक्षुओं की जीवनी के बारे में लिखा गया था। और अभिधम्म पिटक का जो है निर्माण थर्ड बौद्ध संगति के सम्राट अशोक के समय किया गया था। ये राजा था मोगली पुत्र तिस्त जो थे वो इसके अध्यक्ष थे थर्ड बौद्ध समिति के। तो हम देखेंगे अब प्राचीन इतिहास की महत्वपूर्ण पुस्तकें जो एंशियंट हिस्ट्री में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक हैं उनको हम एक ही वीडियो में देखेंगे। ये देखना कुमार गौरव सर की एक बात अच्छी है कि वो जहाँ पर कोई क्वेश्चन आएगा ना उससे रिलेटेड वो पूरे डाउट को उसी क्वेश्चन में क्लियर कर देते हैं। बाद बाकी आप लोग किसी और टीचर का देखेंगे तो वो इतना नहीं कर पाते, वो फिर वहीं पे जो किसी अन्य टॉपिक पे आएगा वो वहीं पर क्लियर करेंगे। एक कुमार सर जैसे ही, और ये प्राचीन इतिहास की पूरे यूट्यूब का आप छान मान लेना, ये कहीं पे नहीं मिल सकता आपको। जो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ ये कुमार गौरव सर ने कराई है। तो हम देखेंगे सबसे पहली किताब है हमारी बुक है अर्थशास्त्र कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त इसके रचयिता हैं जो मौर्यकालीन इतिहास के बारे में बताती है। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाखा दत्त जो जासूसी ग्रंथ है एक। मृच्छकटिकम के लेखक हैं शूद्रक। अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि, संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है पाणिनि। कर्पूर मंजरी के लेखक हैं राजशेखर। राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हण ने कश्मीर के इतिहास के बारे में बहुत कुछ लिखा है। अगर कश्मीर का इतिहास जानना है आपको तो राजतरंगिणी पुस्तक को एक बार पढ़ें। फिर आते हैं हम कादम्बरी पर। कादम्बरी बाणभट्ट ने लिखी थी जो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। गीत गोविंद जयदेव ने, प्रियदर्शिका हर्षवर्धन और रत्नावली हर्षवर्धन। देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त ने लिखी है। हर्षचरित्र बाणभट्ट ने और कादम्बरी भी बाणभट्ट ने, ये दो किताबें बाणभट्ट की। और पंच सिद्धांतिका बृहत संहिता ये वारामहिरी ने लिखी जो बहुत ही ज़्यादा इकोलॉजिस्ट थे। लीलावती भास्कर सेकंड ने। मिलिंद पनो नागसेन ने जो भगवान बुद्ध के बारे में लिखा है इसने। किराता रुजुनियम भारवी ने। नैषध चरित्रम श्रीहरि ने। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने। चारु दत्ता महाकवि भास ने। राजा मार्तंड राजा भोज ने। नीतिसार कामदंग ने। आमुक्त माल्यदा कृष्ण देव राय ने। ये साउथ के इंडियन है, ये आपने लिखवा दिया सर ने ये, वरना ये एंशियंट हिस्ट्री में नहीं है जो तेलुगु भाषा में है। अब हम देखेंगे कालिदास की रचना। कालिदास की 7 रचनाएं इसमें मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, ऋतुसंहार, कुमार संभवम और विक्रमोर्य वसीयम, ये सभी किताबें कालिदास की हैं। अब हम देखेंगे हमारे यहाँ जो विदेशी यात्री आए हैं उन्होंने क्या क्या अपनी किताब में लिखा है। जैसे कि मेगास्थनीज आया था, सेल्यूकस के दरबार से राजदूत बनकर ये आया था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये सेल्यूकस के दरबार से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बन के आया था। इसने एक किताब लिखी है इंडिका। इंडिका में इसने बहुत ही कह सकते हैं कि ये पूरी ऑथेंटिक नहीं है, इसीलिए हम इतिहास को इन बुकों के आधार पर नहीं मानते। हम लोग इतिहास को अपने पुरातात्विक मोहरें हैं और सिक्के हैं उन्हीं के आधार पर मानते हैं। तो इसने एक पॉइंट लिखा है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि भारत में दास प्रथा नहीं है। ये इसने किताब में, और जो कि भारत में दास प्रथा थी, भारत में समाज 7 वर्णों में विभाजित किया है इसने। और यहाँ पर अकाल नहीं पढ़ते, जैसे बंगाल में अकाल पढ़ा था। तो ये पूरी ऑथेंटिक किताब नहीं मानी जाती है कि इसी के आधार पर ये बहुत ही
एग्रेसिव हो जाता होगा जब ये लिखता होगा, तो ये इसीलिए इसकी प्रमाणित किताब नहीं मानी जाती है। लेकिन ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि इंडिका किताब किसकी है, तो मेगास्थनीज की है और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और सेल्यूकस निकेटर ने इसको भेजा था। अब आ जाते हैं हम डायमेकस जो है वो सीरिया के राजा एस्टियोडोकस के दरबार से और बिंदुसार के दरबार में आया था। और ये डायनोसिस जो है मिस्र से सम्राट अशोक के दरबार में आया था। तो ये दोनों भी आपको याद करने हैं, डायमेकस बिंदुसार के दरबार में और डायनोसिस सम्राट अशोक के दरबार में। फायान जो है एक चीनी यात्री था, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में ये आया था। इसकी किताब है फुगोकी और या फोगोओजी, ये इसकी किताब है। फुगोकी और फागोओजी भी कहते हैं। हैंसुआन चीनी यात्री था, इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है क्योंकि इसने 72 देशों की यात्रा की थी। यात्रा वंत्रात जो है, जो इसकी यात्रा के बारे में बताती है, वो इसकी बुक है, वो CU की है। हैंसुआन ने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा गया था। ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि हैंसुआन ने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा है। हैंसान ने नालंदा विश्वविद्यालय से अध्ययन किया था, उस समय आचार्य थे शीलभद्र। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और एक है हमारा इत सिंह जो है चीन से आया था, बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा इसकी बुक का नाम है। अल बरूनी अरब देश से आया था, ये उज्बेकिस्तान से महमूद गजनवी के समय आया था और इसकी किताब है किताब उल हिंद। जो किताब उल हिंद नहीं पूछता है, वो एग्जाम में पूछता है तहकीक हिंद। इसमें भारत के तालाबों का वर्णन है, अरबी भाषा में ये दी गई। और ये भी पूछता है कि भारत के तालाबों का वर्णन किस में है, तो वो अल बरूनी की किताब उल हिंद या तहकीक हिंद में है। इब्न बतूता मोरक्को से आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय दरबार में था। इसकी किताब है रेला। बारबोसा पुर्तगाल से कृष्णदेवराय के दरबार में आया था, इस विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय के। और एक है मार्क पोलो इटली से साउथ इंडिया के पांड्या वंश तथा काकतीय वंश के दरबार में आया था। अब आ जाते हैं निकोलस कॉन्टी इटली से विजयनगर साम्राज्य के देवराय फर्स्ट के दरबार में आया था। और एक है हमारा सुलेमान इटली से माहिर भोज के दरबार में आया था। अब्दुल रज्जाक जो है फारस से विजयनगर के आया था, ये देवराय सेकंड के में आया था। और निकोलस कॉन्टी जो है वो देवराय फर्स्ट के में आया था विजयनगर साम्राज्य। ये इटली का था और ये फारस से आया था अब्दुल रज्जाक। निकोला मैनुकी इटली से औरंगजेब के दरबार में आया था। अल मसूदी जो है अरब से प्रत्याशासक महिपाल फर्स्ट के दरबार में आया था। कैप्टन हॉकिंस, टॉमस रो, विलियम फिंच, ये इंग्लैंड के जहांगीर के दरबार में आए थे। वास्को डी गामा पुर्तगाल से कालीकट केरल के तट पर आया था। डेमिनोगोस पेरस पुर्तगाल से कृष्णदेवराय के दरबार में आया था, जो तुलुक वंश के थे। तो ये हमारी किताब हो गई। अब हम देखेंगे अभिलेखों को इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। अभिलेखों का अध्ययन जो है इपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेखों का संरक्षण ASI करता है, जो आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहते हैं। इसकी स्थापना 1861 में की गई थी। इसके जनक है अलेक्जेंडर कनिंघम। ये एग्जाम में बार बार पूछता है कि ASI की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। सबसे पुराना अभिलेख किसका है? सम्राट अशोक के सबसे पुराना अभिलेख है। एग्जाम देखना, ये 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए। सम्राट अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की थी और सम्राट अशोक के अभिलेखों को पहली बार किसने पढ़ा था? तो खोज जो है वो T. फैंथलन ने की थी 1970 में दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की। D.
फैंथलन ने 1970 में, जबकि जेम्स प्रिंसिप ने 1837 में पढ़ा था। इसे हम इसको तो जानते हैं लेकिन इसको नहीं जानते, तो ये आपको याद करना है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डी फैंथलन 1970 में दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की खोज की थी। अब आते हैं हम हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल चेदी वंश के उड़ीसा के हैं। इसमें जो है भारतवर्ष का पहला उल्लेख मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में। नासिक प्रशस्ति अभिलेख। नासिक प्रशस्ति सातवाहन वंश के गौतमी भलसी द्वारा बनाया गया था। प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा। रोमनदेही अभिलेख। रोमनदेही अभिलेख सम्राट अशोक के लुम्बिनी नेपाल में कर व्यवस्था से संबंधित है। मधुबन अभिलेख। मधुबन अभिलेख जो है हर्षवर्धन के द्वारा ग्रामदान का उल्लेख है, ये यूपी में। अब आते हैं जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख जो है वो दो तरह के हैं, आपने एक ही तरह का पढ़ा होगा लेकिन ये दो तरह हैं। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख जिसे रुद्रदामन ने बनाया था, ये चंपू शैली में। चंपू शैली गद्य और पद्य की मिश्रित शैली को चंपू शैली कहा जाता है। और एक है जूनागढ़ भीतरी गांव अभिलेख। भीतरी गांव अभिलेख सिकंदरगुप्त ने लिखा था। हूणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है इसमें। अब आता है मथुरा अभिलेख। मथुरा अभिलेख यूपी में कुषाण वंश ने लिखा था, ये कनिष्क सेकंड ने लिखा था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख इलाहाबाद से, और ये समुद्रगुप्त शासक था, ये हरिसेन द्वारा रचित है। इसके रचयिता हरिसेन है। समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है। ऐरण अभिलेख। ऐरण अभिलेख एमपी के भानुगुप्त ने लिखा था। सती प्रथा का पहला लिखित अभिलेख इसी में मिलता है। ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन सेकंड के द्वारा लिखा गया था। हर्षवर्धन के साथ संघर्ष इसी में लिखा गया है। एक आया था मास्की अभिलेख और गुर्जर अभिलेख। मास्की अभिलेख और गुर्जर अभिलेख को सम्राट अशोक ने लिखा था। गरुण स्तंभ अभिलेख। गरुण स्तंभ अभिलेख को हेलियोडोस अभिलेख कहा जाता है। गरुण स्तंभ अभिलेख जो है बेशनार या विदिशा में भगवान विष्णु को समर्पित है। भागवत धर्म का प्रमाण इसी में मिलता है। तो देखिए आज लोग हमें इतना ही देखेंगे, कल हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे। तो धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेहनत करती रहिए, आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और मैं इसी तरह से वीडियो लाता रहूँगा, आप लोग सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।